जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले कक्षा 12 के इतिहास के बारे में। हमने हमारा पार्ट चल रहा है ईंटें मनके तथा अस्थियां, हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसी पार्ट को और अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो हड़प्पाई समाज और दोस्तों उनमें विभिन्नता क्या थी, उनका अवलोकन क्या था, यानी दोस्तों हड़प्पाई सभ्यता में भिन्नता का अवलोकन किस तरह से वहाँ पर भिन्नता थी और उसका अवलोकन किस तरह से, जांच किस तरह से करते थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। हड़प्पाई समाज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है वहाँ पर कि हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी दोस्तों। सामाजिक और आर्थिक भिन्नता कहाँ पर थी दोस्तों? हड़प्पाई समाज में। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे दोस्तों समाधान का अध्ययन, यानी दोस्तों समाधान का मतलब होता है दोस्तों जैसे कब्रिस्तान कोई, जैसे कब्र है किसी की, तो उसमें उसका अध्ययन करते हैं। विलासिता यानी दोस्तों लग्जरी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वस्तुएं हैं, उनकी खोज करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या है देखते हैं इनको। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वहाँ पर लग्जरी चीज़ों की खोज होती थी। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से दोस्तों आभूषण मिले। कुछ कब्र दोस्तों तांबे, यानी कि कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण आदि मिले। ये दोस्तों वहाँ पर मिलने का क्या कारण था कि उन पर दोस्तों पुनर्जीवन का जो विश्वास था उन पर यानी दोस्तों पुनर्जीवन जिस पर आस्था थी कि पुनर्जन्म होगा और इन चीज़ों को वापस ये प्रयोग में लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे दोस्तों। इनमें सबसे बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। कहाँ पर दोस्तों? मिस्र के जो पिरामिड थे उसी के समकालीन थे दोस्तों। कुछ कब्रें हड़प्पा सभ्यता की, ये राजकीय समाधान थे दोस्तों। परंतु हर जगह ये देखने को नहीं मिला। हर जगह दोस्तों ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि अधिकतर तो विश्वास नहीं करते थे और दोस्तों कुछ है जो उन पर विश्वास करते थे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, विलासिता यानी दोस्तों लग्जरी वस्तुएं की खोज, सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका, उपयोगी और विलास की वस्तुओं का अध्ययन, यानी दोस्तों लग्जरी वस्तुओं का अध्ययन करना। उपयोगी वस्तुएं वह होती है जो दोस्तों रोजमर्रा के उपयोग में लाई गई है, यानी दोस्तों हमारे जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आती है, जैसे दोस्तों चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। ये वस्तुएं पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य यानी दोस्तों पदार्थ से बनाई जाती और दोस्तों सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। उसी प्रकार देखिए दोस्तों ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो और जो महंगी हो तथा दुर्लभ हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। जैसे दोस्तों फयोंस का पात्र, दोस्तों फयोंस का पात्र है ना, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सबसे कीमती अगर हड़प्पा सभ्यता का कोई पात्र था तो दोस्तों फयांस था। अब देखिए दोस्तों फयांस यानी दोस्तों फयांस के पास कीमती थी क्योंकि इन्हें बनाने में कठिन समय लगता था, समय दोस्तों ज़्यादा लगता था, क्योंकि घिसी रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ से मिश्रण, यानी दोस्तों इनके मिश्रण से इनको पकाकर बनाया जाता था। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ में बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी बस्तियों में ही मिलते थे दोस्तों। वहाँ पर छोटी बस्तियों में दोस्तों वह ये हड़प्पा में बहुत कम मिलते हैं और खोजों की कमी में, यानी दोस्तों सोने की कमी के कारण शायद आज जैसे ही महंगे रहा होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि फयोंस जो आज हमारे दोस्तों सोने की जो कीमतें हैं, जो सोना हमारे आज के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जितना महंगा आज है उसी तरह से दोस्तों उस समय फयोंस दोस्तों ज़्यादा क्या था दोस्तों, वो कीमत था। कहाँ पर दोस्तों? फयोंस। इस तरह से फयोंस दोस्तों उस समय ज़्यादा कीमती था। तो चलिए दोस्तों क्या है आगे देखते हैं, यानी दोस्तों शिल्प उत्पादन। अब ये शिल्प उत्पादन क्या है? शिल्प का मतलब होता है दोस्तों बनाना, कारीगरी, यानी दोस्तों कारीगरी है किसी प्रकार की, उसका उत्पादन किस तरह से होता है यहाँ पर आप दोस्तों अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि शिल्प उत्पादन में, यानी दोस्तों शिल्प कार्य जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य और दोस्तों मोहर निर्माण, बाट बनाना आता है। और चनहूदड़ो जैसे दोस्तों चनहूदड़ो नामक स्थान पर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों, शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था दोस्तों? वो पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में चनहूदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको इसीलिए प्रोवाइड कर दी जाती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मकसद दोस्तों आपकी
हर एक समस्या का समाधान करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम लिख कर आते हैं। शॉर्ट है दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से समझना। मन के निर्माण, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग अगर निबंधात्मक हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन के निर्माण किस तरह से होते हैं? मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है दोस्तों, जैसे कार्लेनियन जो दोस्तों सुंदर लाल रंग का होता है, जेप्सर यानी दोस्तों स्टिक, क्वार्ट यानी दोस्तों क्वार्ट्ज, सेल खड़ी धातु जैसे दोस्तों धातु सोना, तांबा, कांसा, शंख, फ्योंस, पकी हुई ईंटें, ये दोस्तों मन के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मनके का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। हमने शुरुआत में अगर इस पार्ट की शुरुआत की तो उसमें समझाया था कि मनकों का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों मनके बनाने के तरीके क्या है उसके बारे में फोकस कीजिए। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चल रहा है दोस्तों, मनके का निर्माण किस तरह से तरीके और किस तरह से महत्वपूर्ण है। ये कुछ मनके दो या दो से अधिक पदार्थों यानी दोस्तों पदार्थों यानी पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, यानी दोस्तों आप देख सकते हो डोलाकार, खंडित आदि आकार हो सकते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आकार पूछ लिया जाता है। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता है दोस्तों। अच्छी तरीके से देखना, मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं यानी दोस्तों इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीकी में भी बदलाव किया गया। यानी दोस्तों जिस तरह से बदलाव होता गया उसी तरह से दोस्तों इनमें आकार में भी बदलाव होता गया। अच्छी तरीके से देखो दोस्तों, तो क्या होता है कि सेल कड़ी एक मुलायम पत्थर है दोस्तों। सेल कड़ी क्या है? मुलायम पत्थर। इसको सेल कड़ी पत्थर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आसानी से यानी दोस्तों आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले जिन्हें सेल कड़ी के चूर्ण को यानी दोस्तों सांचे में डालकर बनाया गया था, यानी कि सेल कड़ी के माध्यम से भी ये बनाया गया था। इसमें दोस्तों विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते थे। कार्लेनियन का लाल रंग और दोस्तों पीले रंग के कच्चे माल को दोस्तों आग में पकाने से प्राप्त होता है। और दोस्तों मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश, इन सभी यानी दोस्तों इनमें छेद करने की प्रक्रिया ये पूरी होती है। यानी कि इसमें घिसाई होती है, बाद में पॉलिश की जाती है और इसमें दोस्तों छेद किया जाता है, तब जाके मनके पूरे होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि लोथल और चनहूदड़ो धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छेद करने के उपकरण, यहाँ से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि छेद करने के उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो दोस्तों छेद करने के उपकरण मिले वो कहाँ से मिले? लोथल, चनहूदड़ो, धोलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोस्तान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बस्तियां समुद्र के तट पे और दो समीप हैं। यहाँ शंख की वस्तुएं, चूड़ियाँ, करचियाँ तथा पच्चीकारी बनाई जाती है दोस्तों। ये जो आपको दिखा रहा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से देखो वापस। नागेश्वर और बालाकोट में दोनों बस्तियां दोस्तों समुद्र के किनारे हैं। यहाँ शंख की वस्तुएं, चूड़ियाँ, करचियाँ तथा पच्चीकारी बनाई जाती है। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से पूरी पीडीएफ अगर देखा जाए तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्या अगला बिंदु, शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान। हमारे को दोस्तों शिल्प उत्पादन उसकी केंद्र है, वहाँ का जो केंद्र है उसकी हमारे को पहचान किस तरह से होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, यानी दोस्तों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कच्चा माल तथा त्यागी की वस्तुओं को कूड़ा करकट मिला। यानी दोस्तों जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे दोस्तों हम एक चीज़ बना रहे हैं तो उसमें बनाते बनाते दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वहाँ पर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इनसे दोस्तों वहाँ पर अनुमान लगाया गया। इससे दोस्तों इतिहासकारों ने अनुमान लगा लेते थे कि स्थानों में शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। पुरातत्वविद सामान्यतः पत्थरों के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क, जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी औजार और दोस्तों अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया। यहाँ पर दोस्तों कूड़ा और जो करकट उनमें जो बचता है दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे अनुमान लगाया जाता है। इनसे दोस्तों निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखना है दोस्तों। इसमें आपको इतनी मेन चीज़ है कि वहाँ पर कच्चा माल जो होता है और त्यागी गई वस्तुएं देखने को मिली हैं। उसी तरह से देखिए दोस्तों, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थरों को काटा जाता था तो इनके टुकड़े जो दोस्तों कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुओं में बनाने और दोस्तों इनमें इस्तेमाल लिया जाता था। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर थे, जो उनके टुकड़े थे, उनका उपयोग नहीं किया जाता था, नहीं हो पाता था, जिन कारण दोस्तों ये कार्यस्थल पर ही छोड़ दिए जाते थे।
ये टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। क्यों होते थे दोस्तों? क्योंकि इनसे अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर शिल्प का कार्य होता था। उसी तरह के देखिए दोस्तों, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती थी? देखिए दोस्तों, किस तरह से होती थी? दो तरह से होती थी दोस्तों। एक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, जैसे मिट्टी दोस्तों हर जगह मिल जाती थी, इनसे भी दोस्तों निर्माण किया जाता था। दूर से लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे दोस्तों पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से देख लेना इनको। तो फिर आगे क्या होता है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे, यानी दोस्तों उसके आगे से आने वाले माल, यानी दोस्तों उपमहाद्वीप के आगे आने वाले माल किस तरह से दोस्तों, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। अफगानिस्तान में सोर्तगुई से दोस्तों नीले रंग का लाजवर्द मणि मिलता था। लोथल से कार्लिनियन पत्थर मिलता था। सेलगढ़ी दक्षिण राजस्थान उत्तरी गुजरात में मिलता था। राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी से हमें तांबा प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों झुंझुनू जिले में है राजस्थान के। दक्षिण भारत से हमें दोस्तों सोना प्राप्त होता है। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, सुदूर क्षेत्रों से किस तरह से संपर्क था? वहां पर दोस्तों तांबा ओमान से मंगाया जाता था। ओमान से दोस्तों तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों के निकल अंश मिले हमारे को। यानी दोस्तों जो हड़प्पाई मुहर और दोस्तों ओमान का जो तांबा है, उन दोनों में सेम प्रकार के निकल के अंश मिले हमें दोस्तों। ये एक हड़प्पाई मृतबान जिसके ऊपर दोस्तों काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती और दोस्तों ओमान से प्राप्त होती है हमें। मेसोपोटामिया के लेख में दोस्तों मगान शब्द था और दोस्तों मगान का संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त था। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों ओमान का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों मगान। हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों मेसोपोटामिया के लेख में मिलता है। लंबी दूरी से संपर्क अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहर, बाट तथा मनके मिले हमारे को देखने को मिलते हैं। यानी कि दोस्तों एक दूसरे की तरफ व्यापार होता था, तो लंबी दूरियां बहुत थी दोस्तों। नावों के माध्यम से, जो जल परिवहन के माध्यम से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, मुहर और मुद्रांकन, सेल एंड सेलिंग, यानी दोस्तों मुहर और मुद्रांकन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क में जो दोस्तों आसान बनाने के लिए किया जाता था। जैसे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम समझे तो किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता था। तो थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता और उसके मुख पर थोड़ी सी दोस्तों गीली मिट्टी जमाकर उस पर लगा देते थे। यानी दोस्तों मिट्टी को अच्छी तरीके से करके और दोस्तों मुहर से दबाया जाता था, जिससे उस गीली मिट्टी पर वो दोस्तों मुहर छप जाती थी। यानी कि कोई दोस्तों, जैसे ये हमारे को अगर आप मैं समझाना चाहूँ तो देखिए दोस्तों किस तरह से वहाँ पर होता था। जैसे दोस्तों ये मान लो कोई माल है, इसको ले जाना है, तो इनको पहले तो रस्सी से अच्छी तरीके से बांध देंगे, फिर इस पर दोस्तों मिट्टी का लेप कर देंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये मोहर है, जैसे एजीडी की मोहर लगानी तो ये एजीडी की इस तरह से मोहर लग जाती थी। तो इस तरह से वहाँ पर कार्य होता था। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए मोहर हो जाती, फिर थैला अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाने से पहले दोस्तों उस समय पर यानी दोस्तों उस पर बने मोहर के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता भी चलता है कि कहाँ से आया हुआ है ये दोस्तों। और सुरक्षित जो इसकी सुरक्षा के लिए मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार दोस्तों आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हो कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर हमारे को मृदबांड और वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इन चित्रों के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विशाल और विकसित थी। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें चर्चा करते हैं कि हड़प्पाई लिपि, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको जितना हो सके उतने स्टार लगा के आपको इंपॉर्टेंट रखना है इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाई लिपि दोस्तों चित्रात्मक लिपि थी। यानी दोस्तों जैसे ये लिपि है तो इस पर किसी प्रकार के बेल का या फिर दोस्तों किसी प्रकार का चित्र है, तो उस पर दोस्तों क्या है कि इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग हमारे को 375 से 400 के बीच मिलती है। ये लिपि दाएं से बाएं, यानी दोस्तों जैसे ये दायां है और ये बायां, तो इस तरह से लिखी जाती थी। अब इसका दोस्तों ये लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, यानी दोस्तों ये रहस्यमय कहलाती है क्योंकि दोस्तों इसको आज तक हम पढ़ नहीं सके। आज तक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज नहीं लगा सकी और दोस्तों नहीं इनको पढ़ सके हैं। आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से, अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो दोस्तों आप भी एक वैज्ञानिक हो। यानी कि दोस्तों ये रहस्यमय लिपि है, इसको आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, फिर भी दोस्तों इस पर रिसर्च पूरी चल रही है अभी भी। फिर देखिए दोस्तों बाट, ये दोस्तों वेट, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार तोले होते हैं तो उनको दोस्तों बाट कहा जाता है। जैसे
तराजू है दोस्तों, उसको तोड़ने के लिए जिस तरह बाट रखे जाते हैं, जो बाट रखे जाते हैं उनको दोस्तों जब तोले, वो उसी प्रकार के दोस्तों बाट हमारे को वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाट दोस्तों चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि बाट किससे बनाए जाते हैं, तो चर्ट नामक पत्थर से। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बाट का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। मैंने कहा था दोस्तों तोड़ने में काम आता है बाट, इसको तोला भी कह सकते हो आप अच्छी तरीके से समझने के लिए। धातु से बने तराजू के पलड़े में भी मिले, यानी दोस्तों जैसे धातु से तराजू है तो जो इसका पलड़ा है उसमें दोस्तों हमारे को देखने को मिलते हैं कौन दोस्तों, बाट। ये बाट दोस्तों देखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता, यानी दोस्तों निशान रहित होता है। आपसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा के बारे में चर्चा कीजिए, बाट मन की आभूषण के बारे में हमें पूछ ले तो इस पर पूरा वर्णन आपको करना होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का पार्ट, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है आप दोस्तों। और हम इसका पूरा जो अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हम ईंट मन की अस्थियाँ को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं और पूरी जो दोस्तों हम हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से हर एक छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अपनी ज्ञानधारा से जुड़िए, आपको वहाँ पर सारी जो PDF वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की कक्षा में संबंधित कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पर अपनी ज्ञानधारा पर आप हमारे को मैसेज कीजिए, आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, PDF पढ़ते रहिए। धन्यवाद।